नमस्कार। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी फेल होती दिख रही है। एक पाकिस्तान बेस्ड इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज। उसने बोला कि पिछले महीने में, मार्च के महीने में, हम अभी अप्रैल में आए हैं, मार्च के महीने में 56 इंसिडेंट्स हुए थे मिलिटेंसी के पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 77 डेथ हुई थी, 67 इंजर्ड। मार्च में 3 ऐसे हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स हुए जिसमें चाइनीज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चाइनीज इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। और उसमें यह भी बोला गया कि these attacks include the 2 by PLA's Majid Brigade in Gwadar and Turbat within 10 days framework। मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ग्वादर तुर्बत पे भी हमला हुआ। पूरे पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज 56 अटैक्स हुए, ऑन एन एवरेज 2 पर डे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए। लेकिन बलूचिस्तान क्यों फिसल रहा है पाकिस्तान के हाथ से? पाकिस्तानी आर्मी क्यों हार रही है मुट्ठी पर मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों से? इसी बात करने के लिए हमारे साथ एनके सूद साहब, जो कि फॉर्मर रॉ के ऑफिसर हैं और मुझे बोला जाता है रॉ एजेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये पाकिस्तानी आर्मी शुक्रिया। हार कैसे? ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी कौन सा वार जीती है? सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी एक वार जीते जब ये जॉर्डन में चले गए थे, वो भी अपने मुसलमानों को मारने के लिए, यानी कि फिलिस्तीनियंस को मारने के लिए। उसके बगैर पाकिस्तान की आर्मी कोई वार नहीं जीती। इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 1947 के पार्टीशन के बाद, जब हमारी गवर्नमेंट दूसरे चीजों में बिजी थी। और जैसे इंडियन आर्मी वहां पहुंची तो पाकिस्तान की आर्मी जगह छोड़ के भाग गई। ये तो नेहरू की मेहरबानी है कि आज पाकिस्तान के पास पीओके है, लेकिन पीओके भी पाकिस्तान से निकल जाता अगर नेहरू उस टाइम पे इंटरवीन ना करते। और आप देखिए 1965 का वार, 1965 का वार 1962 वार से 3 साल बाद हुआ था, जहां पे इंडिया के जितना भी सामान था वो भी बर्बाद हो गया था चाइनीज के द्वारा। और पाकिस्तान ने तब अटैक किया कि उनको पता था कि हम इंडिया को हरा पाएंगे, क्योंकि ना तो इंडिया के पास एयरफोर्स थी, ना इंडिया के पास कोई रिसोर्सेज थे, ना इंडिया के पास जितने भी इक्विपमेंट थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले के इक्विपमेंट थे। और जब पार्टीशन हुआ तो जो भारी इक्विपमेंट थे, टैंक्स, आर्टिलरी, वो पाकिस्तान को दी गई थी, क्योंकि वो अफगान बॉर्डर के ऊपर लगाई गई थी, तभी इनके पास चली गई। और पाकिस्तान ने मौका अच्छा ढूंढा कि 1965 में वॉर कर दें और इंडिया को हम जीत लेंगे। और अयूब खान की उस टाइम पे स्टेटमेंट थी कि हमारा ब्रेकफास्ट होगा अमृतसर में, लंच हम बीच में करेंगे, हराम ने जगह का नाम भूल गया, और उसके बाद हम डिनर करेंगे लाल किले में। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पता था कि उनके पास इक्विपमेंट इंडिया से बहुत बेटर है और उनकी आर्मी मॉरल से भी अप थी। और उनको जो इक्विपमेंट दिए गए थे वो दिए गए थे यूएस के द्वारा, पैटर्न टैग दिए गए थे, और साथ में फ्रांस ने इनको लेटेस्ट अपने एयरप्लेन दिए हुए थे, मिराज प्लेन थे पाकिस्तान के पास, और ब्रिटेन भी इनको पूरी सपोर्ट दे रहा था। लेकिन इंडिया के पास कुछ नहीं था। तब भी इंडिया से पाकिस्तान की आर्मी हार गई। क्यों हार गई? बेटर प्लानिंग की वजह से, बेटर सोल्जर्स के जो मॉरल था उसकी वजह से, और हमारा जो एक जज्बा है देश के लिए उसकी वजह से। और अल्टीमेटली अयूब खान को अपनी ये वार खत्म करना पड़ा, क्योंकि उनके 70% जो इक्विपमेंट थे या एमुनिशन था वो खत्म हो चुका था, और उनको लगा हम तो कुछ अब कर नहीं पाएंगे। उसके बाद जब 71 का वार हुआ तब भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, और पाकिस्तान के साथ पूरा वर्ल्ड खड़ा था, यूएस से लेके, ब्रिटेन से लेके, फ्रांस से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, इवन पूरा गल्फ पाकिस्तान के साथ था, ईरान और सऊदी पाकिस्तान के साथ थे। और इंडिया के साथ कौन था? सिर्फ रशिया। और हमने वार 13 दिन के अंदर खत्म कर दिया था। बेटर प्लानिंग, बेटर हमारी अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल किया, और कुछ लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था, चलो कुछ भी रीजन हो, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, कुछ गलतियां थी हमारी, लेकिन तब भी पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सोल्जर मार दिए हमने। और पाकिस्तान को उस टाइम पे अपील करनी पड़ी अमेरिका से कि आप इंटरवीन करो, तो अमेरिका ने कहा भाई आप खुद रिजॉल्व करिए इस इशू को, क्योंकि वार आपने किया। तो पाकिस्तान की आर्मी देखा जाए तो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। और आज अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करें, पाकिस्तान की आर्मी कैसे लड़ सकती है? जो अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है, उनको हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाती है और ऊपर से फेंक देती है। बांग्लादेश के टाइम पे 30 लाख बांग्लादेशी, वो भी मुसलमान थे, और कुछ हिंदुओं का इन्होंने रेप मैसेकर किया था, और 1 लाख से ज्यादा लेडीज का रेप किया था पाकिस्तान की आर्मी ने
जो आर्मी रेप में इन्वॉल्व हो, मर्डर में इन्वॉल्व हो, कैसे जीत सकती है किसी से वॉर? क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। और उसके बाद आप दूसरा बात देख लीजिए, पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों को मारती है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल नहीं है। क्यों? वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अगर आज पाकिस्तान की हालत खराब है तो पाकिस्तान की आर्मी की वजह से है, क्योंकि उनके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से, और उनको इंटरेस्ट है पावर में। और पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस कर रही है, बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाती है पाकिस्तान की आर्मी और बेचती है, पैसा कमा रही है। करप्ट है पाकिस्तान की आर्मी, यही रीजन है। और एक और बात है कि रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी, एक इशू आया था कि पाकिस्तान की आर्मी अब खेती करेगी, तो खेती करने वाला किसान लड़ेगा कैसे? तो इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर नहीं पा रही। और ये जो आर्मी है इसका एक अटेंशन है ईरान के अंदर मिलिटेंसी फैलाना, तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंसी फैलाना, इंडिया के अंदर मिलिटेंसी फैलाना, और अब सबके सब इसको टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान ये वार हार रहा है अपने ही लोगों से, बलूचिस से। तो पाकिस्तान की आर्मी का जो प्रोफेशनलिज्म है वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी की आर्मी का प्रोफेशनलिज्म तो खत्म हो चुका, वो तो मैं पहले से जान रहा हूं। लेकिन सर एक चीज समझने वाली बात है कि मुट्ठी भर बलूच सैनिक आके पाकिस्तानी आर्मी पे हमला कर जाते हैं, नेवल कैंप पे हमला कर दिया, और उसको कई घंटे तक वो लोग उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। सिर्फ 4 थे, सिर्फ 4 थे। तो क्या इतना गिरा हुआ मोराल है, या पीएलए का और मजीद ब्रिगेड का मोराल इतना हाई है कि वो 10 दिन में 3 हमले कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये जो लोग लड़ाई कर रहे हैं अपने सर्वाइवल की लड़ाई कर रहे हैं, जो बलूचिस हैं। और अगर आप मजीद ब्रिगेड की बात कीजिए तो मजीद ब्रिगेड बनाई थी 2 मजीद ब्रदर्स ने। एक थे मजीद लंगोव जो सीनियर थे, और दूसरे थे मजीद लंगोव जूनियर। और ये दोनों भाई, इन्होंने भुट्टो को मारने की कोशिश की थी 1974 में, जब सीनियर मारा गया, और जूनियर मारा गया मार्च 2010 में, जब पाकिस्तान की आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया और वो अपने लोगों को बचाने के अंदर शहीद हो गया। और पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा किया हुआ बलूचिस्तान के ऊपर 1948 से। और जब इनके पीस एग्रीमेंट हुए, जब भी इन्होंने पीस एग्रीमेंट किया, जिन लोगों से पीस एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद ये मुकर गए, और जिन लोगों से पीस एग्रीमेंट किया उनको मार दिया। इवन इनके कुछ सीनियर लोग, उनको धोखे से मारा, मुशर्रफ ने भी। और इसीलिए आज मजीद ब्रिगेड जो अपना लड़ाई लड़ रही है, बीएलए में लड़ाई लड़ रही है, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अब 5 एक रिसेंट जो इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो 5 यहाँ पे पाकिस्तानी चाइनीज नेशनल्स पे इन्होंने अटैक किया, और अटैक किया इन्होंने तुर्बत के एरिया के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, मार्च 26 को। और इसके अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने। जब इन्होंने सेकंड अटैक किया मजीद ब्रिगेड ने, तो उसमें भी इनको बहुत नुकसान पहुंचाया। इससे पहले जनवरी 29 को भी मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, इनकी आर्मी पे अटैक किया था। और गवादर पोर्ट के एरिया में क्यों अटैक किया जा रहा है? ये एक्चुअली अटैक कर रहे हैं या तो पाकिस्तान की आर्मी पे या चाइनीज पे, क्योंकि चाइनीज एक सीपीसी बना रहे हैं गवादर पोर्ट से लेकर के चाइना के जीजिंग प्रोविंस तक, और ये उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते गवादर पोर्ट के अंदर चाइनीज का कब्जा हो। क्योंकि जब से यहाँ पे सीपीसी स्टार्ट हुआ तो पहले इनको लगा था कि जब सीपीसी बनेगा तो हमारे लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेंगे, लेकिन चाइनीज अपने लोग लेके आ गए, किसी पाकिस्तानी को जॉब नहीं दिया, और गवादर पोर्ट पे इन्होंने पूरा कंट्रोल बना लिया। और उसके बाद जो बलूच की लेडीज हैं या लड़कियां, उनको उठा के ले जाते थे, और इन्होंने पूरा शहर, एक गांव बसाने की कोशिश की इस एरिया के अंदर चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा। और तब बलूची के खिलाफ एक्शन में आ गए। और आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पे पूरी स्ट्रगल चल रही थी, लोगों ने स्ट्राइक कर रखी थी गवादर पोर्ट के आसपास, और चाइनीज ने गवादर पोर्ट पे कब्जा तो कर लिया, साथ में इन्होंने पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन आसपास के एरिया में जब भी चाइनीज दिखते हैं तो उनके ऊपर बलूची अटैक कर देते हैं। और दूसरी बात है, बलूचियों को जॉब तो यहाँ मिला नहीं, वैसे भी पाकिस्तान की आर्मी भी इनको एक्सप्लॉइट कर रही है। और जो सी के अंदर बोट जाती थी बलूचिस की मछली पकड़ने के लिए, और चाइनीज दूसरी तरफ बड़े बड़े डो लेके आ गए मछली पकड़ने के लिए, और बलूचियों का जो ये भी काम था वो बंद हो गया। तो देखा जाए तो बलूचिस की जो स्ट्राइक चल रही है अपने यहाँ पे, जो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर और साथ में चाइनीज के ऊपर, वो चल रही है अपने सर्वाइवल के लिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने देखा होगा कश्मीर में कितनी देर तक यहाँ पे डिस्टर्बेंस रही। क्यों डिस्टर्बेंस रही? क्योंकि कश्मीर के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, और जब से आर्टिकल 370 हटा,
और इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए तो उनको जॉब मिलने शुरू हो गए, तो कश्मीर में पीस आ गई। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह का कोई काम नहीं किया और इसीलिए आज वहां पे लड़ाई चल रही है इंडिपेंडेंस की। हर एक आदमी को चिंता होती है अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, जो वो कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी फेल है। और बलूचिस, जैसे मैंने कहा, उनकी एक स्ट्राइक जो एक वार चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनके सर्वाइवल के लिए चल रहा है और वो चाहते हैं पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस। देखा जाए तो सिर्फ बलूचिस नहीं, सिंधी भी चाहते हैं पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस। आज पीओके के लोग वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। चौथी तरफ आपके खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो भी पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आप तो बर्बाद हो गया, इनको भी बर्बाद कर दिया। और इसके अंदर जो मेन रोल आता है वो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का, और उससे बड़ा रोल आता है पाकिस्तान की आर्मी का, जिन्होंने पाकिस्तान को इस सिचुएशन पे पहुंचा दिया आज। राइट सर, क्या क्या ये जो हम कहानियां सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान अपनी आजादी ले जाएगा, बलूचिस्तान का स्ट्रगल बहुत स्ट्रांग चल रहा है, क्या बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी? और अगर मिली तो क्या इंडिया का उसमें हाथ होगा? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि इंडिया बलूचिस्तान को सपोर्ट करे। अगर इंडिया बलूचिस्तान को ओपन सपोर्ट देता है तो बलूचिस्तान बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की आर्मी वैसे ही बहुत कमजोर आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर सब तरफ से अटैक चल रहा है, ईरान और पाकिस्तान के डिस्प्यूट चल रहे हैं, बड़े सीरियस डिस्प्यूट चल रहे हैं बॉर्डर पे भी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। और तीसरी तरफ चाइना इस टाइम पे खुद डिस्टर्ब हो गया कि पाकिस्तान उनके लोगों की यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा, और इंडिया से तो इन्होंने वैसे ही डिस्प्यूट करके रखा हुआ है। और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आज इंडिया की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है उसकी, क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रांग हो रहा है। और जब अगर इंडिया ने पाकिस्तान को, बलूचियों को सपोर्ट दी जो इनको देनी चाहिए, तो बलूची की लिबरेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जब इलेक्शन होंगे इंडिया के अंदर 2024 में, और मोदी अगर अच्छे सपोर्ट से पावर में आते हैं, तो उनका जो पहला एजेंडा होगा वो होगा लिबरेशन ऑफ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान लिबरेट होकर रहेगा। और बलूचिस के साथ देखिए, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो जो बलूची थे उस टाइम पे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने नेहरू से कहा था कि आपने हमको किन लोगों के हाथ दे दिए, ये तो जालिम लोग हैं। और वो पाकिस्तान वहां पे आज भी अपना यही काम कर रहा है, जालिम लोगों की तरह काम कर रहा है, उसी तरह बिहेव कर रहा है। वो उनको ये नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के सिटीजन है। पाकिस्तान की आर्मी के जो, या पाकिस्तान के जो सिटीजन है, वो है पाकिस्तान के पंजाबी। बाकी किसी को पाकिस्तान की आर्मी ध्यान नहीं देती, चाहे सिंधी हो, चाहे बलूची हो, चाहे आपके खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, चाहे पीओके के लोग हो। और ये आज सबको समझ आ चुका है, और सब इस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, सिर्फ मौके की तलाश है। और इंडिया भी मौके की तलाश में है कि कब पाकिस्तान के हालात खराब हो, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो खराब हो चुका है, और पाकिस्तान के पास कोई एजेंडा नहीं है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने का, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं, कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान को जरूर थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान का पानी रोक के। जैसे अभी हमने रावी रिवर का पानी स्टॉप किया है, जो हमारे हिस्से का पानी था जो पाकिस्तान में जा रहा था। पाकिस्तान को यहाँ पे पानी मिला था 13.5 लाख एकड़ का, जब हमारी नदियों का पार्टीशन हुआ था, जिसमें से इंडिया सिर्फ 8 मिलियन एकड़ का पानी यूज कर रहा था, और 5.5 एकड़ का पानी पाकिस्तान, मिलियन एकड़ का पानी पाकिस्तान को जा रहा था। वो भी पाकिस्तान का पानी इंडिया रोकने वाला है। और इंडिया जब ये डैम बना देगा, स्पेशली काम स्टार्ट हुआ था उरी अटैक के बाद, जब यहाँ पे डैम पूरे बन जाएंगे इंडिया के अंदर, तो और ये उम्मीद है कि इस साल के 2024 के एंड तक कुछ डैम और बन जाएंगे, तो इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक पाएगा। और वो पानी रोकेगा जो इंडिया के हिस्से का पानी है, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो मेन एक्सपोर्ट था वो थे उनके कपड़े, और कपड़ों के लिए उनको पानी चाहिए होता है। वैसे भी पाकिस्तान की जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो टोटली कोलैप्स हो चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश आगे आ गया। पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती की जब 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ इसके ऊपर। राइट सर, एक चीज और कि मुझे बोला जाता है कि ये रॉ एजेंट है, लेकिन मैं इस समय आईएसआई एजेंट के तौर पे बात करूंगा। कुलभूषण जाधव जो कि पकड़े गए थे, कहीं किडनैप किया गया था कहीं ईरान से, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्हें बलूचिस्तान से पकड़ा गया।
लेकिन पाकिस्तान ये जरूर बोलता है कि देखो हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैलाने में कुलभूषण यादव का हाथ है, कुलभूषण यादव का हाथ है, हमने पकड़ रखा है। हालांकि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस तक गया और बहुत सारी चीजें और भी हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या हकीकत है ये कुलभूषण यादव के केस की, और क्या इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, दोबारा फिर से पूछना चाहूंगा। देखिए, जो रॉ के एजेंट हैं, अगर हम किसी को एजेंट बनाते हैं, वैसे मैं भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर रहा हूँ, ईरान के अंदर भी रहा हूँ, लेकिन जो रॉ के एजेंट होते हैं वो किसी अपनी आर्मी के लोगों को नहीं बनाएंगे या डिफेंस पर्सन को नहीं बनाएंगे, वो किसी पाकिस्तानी को बना सकते हैं, लेकिन अपने किसी इंडियन को नहीं बनाएंगे, और स्पेशली अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है। देखिए, मैं जैसे रॉ में काम कर रहा था तो एक बड़ी पुरानी बात है कि हमारे किसी ऑफिसर ने एक ₹5 का गिफ्ट दिया, 1970s की बात होगी, किसी आर्मी ऑफिसर को, तो उसके ऊपर उसको चार्ज कर दिया और उसमें कहा गया कि तुम क्या अपने लोगों को करप्ट करोगे, किसी आर्मी के लोग को करप्ट करोगे। तो जो कुलभूषण जाधव है, ये नेवी का ऑफिसर है, और अब नेवी के ऑफिसर को कैसे पाकिस्तान के अंदर भेज करके काम करा सकते हैं, ये पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा करना था तो शोर बचा दिया। एक्चुअली क्या था कि कुलभूषण यादव बिजनेस के लिए गया था ईरान के अंदर, चाबार पोर्ट के पास, और वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गया था, और अगर हमारा एजेंट होता कुलभूषण यादव तो हम उसको छुड़वा लेते, जैसे हमने अपने पायलट को छुड़वाया पाकिस्तान से, और इन्होंने उसको किडनैप किया था चाबार पोर्ट से। और इसके ऊपर किडनैप करने के ऊपर पीछे एक आदमी था, मुल्ला उमर ईरानी, जो जैश उल अदल का लीडर था, उसने इसको किडनैप किया था, और उसके बाद 2017 में कुलभूषण जाधव को सेंटेंस कर दिया पाकिस्तान ने, और इंडिया उसके बाद चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन दूसरी बात है ये जो मुल्ला उमर ईरानी था, ये ईरान के अंदर मिलिटेंसी करता था, और ईरानियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला कि आप इसको हमें हैंड ओवर कर दो। तो पाकिस्तान ने जब ज्यादा प्रेशर हो गया तो पाकिस्तान ने हैंड ओवर तो नहीं किया, लेकिन नवंबर 17 2020 को पाकिस्तान ने मुल्ला उमर ईरानी और उसके 2 बेटों को, जो जवान बेटे थे, उनको एनकाउंटर में मार दिया, ताकि अगर ईरान के पास चला जाता मुल्ला उमर ईरानी तो ईरान के पास भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है, सब जानते हैं कि क्या एजेंडा है, और क्यों इंडिया अपने आर्मी के ऑफिसर को भेजेगा पाकिस्तान के अंदर। अगर इंडिया ने अपने आर्मी के ऑफिसर भेजने होते तो इंडिया अपनी आर्मी भेज देता पाकिस्तान के अंदर। अगर इनकी गवर्नमेंट या इनका सिस्टम एक आदमी के जाने से जो निहत्था था वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप सोचो कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग होगा, कितना कैपेबल होगा इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो ये फॉर्मर नेवल ऑफिसर वहां गया क्यों था हमारा? फॉर्मर ऑफिसर क्या हमारे करंट ऑफिसर? देखिए, मेन बात है कि रॉ जो है वो एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमारे आर्मी के लोग नहीं होते, और ये अपने बिजनेस के चक्कर में गया था चाबार पोर्ट में, और इसलिए इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन एज एन इंडियन नेशनल हम उसको जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये रॉ का ऑफिसर होता है या रॉ का एजेंट होता तो इसको कभी भी निकाल के ले आते, जैसे हम अभिनंदन को ले आए थे 48 घंटे के अंदर, क्योंकि ना तो इसका रॉ से कोई लेना, और ना रॉ के अंदर कोई नेवी के ऑफिसर्स होते हैं काम करने के लिए, और ना हम अपने लोगों को एजेंट बना करके दूसरी कंट्री में भेजेंगे, स्पेशली किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को या किसी आर्मी के आदमी को। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था, और फाल्स प्रोपेगेंडा पे पाकिस्तान चलता रहता है। आप देखिए 1971 का वार हुआ, 93,000 सोल्जर पाकिस्तान के हमने अपने कब्जे में कर लिए, पकड़ लिए, सबको हमने छोड़ दिया, सबको हमने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया। जो इनके सीनियर ऑफिसर्स थे उनको 5 स्टार होटल में रखा था, और सबको हमने जिनेवा कन्वेंशन के अंदर छोड़ दिया। लेकिन ये कहा जाता है कि अब भी पाकिस्तान की जेल में 1971 वॉर के कुछ इंडियन सोल्जर्स पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान हमको हैंड ओवर नहीं करता। तो ये तो इनकी नेचर ही ऐसी है, ये कोई ह्यूमन थोड़ी है, ये तो धब्बा है ह्यूमैनिटी के ऊपर। या पाकिस्तान की आर्मी लगा लीजिए, चाहे उनकी आईएसआई को लगा लीजिए, ये वो आर्मी है या ये इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने ही प्राइम मिनिस्टर को मार देती है। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस देख लीजिएगा, जिसको एक जुडिशियल तरीके से मार दिया, किसके कहने में मारा? अमेरिका के कहने में। और दूसरी तरफ इमरान खान को देख लीजिएगा, 100 से ज्यादा उसके खिलाफ केस फाइल कर दिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान जेल से बाहर आए। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो एंजॉय करते हैं। लेकिन आज इमरान खान अंदर है,
कल नवाज शरीफ अंदर थे और परसों में नवाज शरीफ भी जेल में होंगे अगर ये आर्मी के इशारे पे नहीं चलेंगे। ये तो पाकिस्तान का सिस्टम इस टाइप का है, क्या कर सकते हैं आप। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। बलूचिस्तान में डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी। इस मीनवाइल इंडिया भी इलेक्शन की ओर जा रहा है। बहुत ही अगले 2 महीने या 3 महीने बोलिए तो बहुत ही धुआंधार होने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।